हे पहाड़ी कोई समझ दो यूं डालियों को मोल। भगवान ने कुछ मनुष्यों को स्पेशली, लेकिन मैंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। मैं उस लक्ष्य पर बिल्कुल ऐसा रहा, लिखता रहा दृढ़ संकल्प। अगर तुम्हारा है तो ये राज्य तुम्हारा सोना है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। और आज हम आपको ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे लिरिसिस्ट हैं, म्यूजिशियन हैं एंड कंपोजर हैं। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए हम आपको मिलवाते हैं ओपी भारद्वाज जी से। तो अब हम सर से ही जानेंगे सर के बारे में। तो जैसा आप म्यूज़िक फील्ड से पहले से ही जुड़े हो, काफ़ी लंबे टाइम से जुड़े हो आप म्यूज़िक फील्ड से, तो आपको ये म्यूज़िक की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? बेटा, ये तो इंसान के ब्लड में होती है जी। जन्म तो बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन सिंगर कोई कोई होता है, राइटर कोई कोई होता है, और आपके वैज्ञानिक कोई कोई होता है। यूँ तो सारे मनुष्य ही हैं, एक जैसे हैं। लेकिन भगवान ने कुछ मनुष्यों को स्पेशली किसी वर्क के लिए ही चुनकर उनको पृथ्वी में भेजा है। जैसे आपके मियाँ तानसेन जी हो गए, बैजू बावरा जी हो गए, भीमसेन जोशी जी हो गए, रफ़ी साहब हो गए, आपके लता जी हो गई, और भी तो महिलाएं हैं हमारे देश के अंदर। लेकिन लता जी एक कैसी महिलाएं हैं। तो भगवान स्पेशली उन चीज़ों को जन्म देता है और वो उसके अंदर भर जाता है। लाख कोशिश करने पर भी उसके माता पिता उसको जो है अलग नहीं कर सकते उस लाइन से। क्यों कि ये भाग्य और ये भगवान की देन होती, ये विधा होती इंसान के अंदर एक, और वो उसी लाइन पे चल करके अपने देश का नाम भी रोशन करता है और अपने परिवार का भी, अपने गांव का भी नाम रोशन करता है। तो आपने क्या सोचा था, यानी कि क्या विजन थी आपकी? जैसा आप काफ़ी सारे, जैसे मैंने भी देखे हैं आपके सॉन्ग, सुने हैं इनफैक्ट, और वो आपके बेटे ने यानी कि रोहन भारद्वाज जी ने गाए भी हैं, लिरिसिस्ट हैं बहुत अच्छे। तो कहाँ से मिलती है फिर ये इंस्पिरेशन आपको, और क्या विज़न लेके आप सोचते हो लिखने का? तो बेटा ऐसा है कि जैसे कि प्रकृति है, हाँ जी, तो हम देखते हैं कि प्रकृति के साथ में जो लोग छेड़छाड़ करते हैं, जिस विधाता ने, जिस भगवान ने, ये जिस शक्ति ने, जिस महाशक्ति ने ये पहाड़ बनाए होंगे, तो उसने ये सोचकर थोड़ी बनाया कि मानव जब पैदा होगा तो वो छेद करेगा, इनके अंदर ट्रेन जाएगी। ये तो उसने सोचा नहीं था कभी, लेकिन मनुष्य कर रहा है उस बात को, विपरीत दिशा में जा रहा है। तो तब आदमी का दिमाग ठनकता है और तब वो उसको भगवान ये ताकत देता है कि वो उस विषय में एंटी जी। क्योंकि ये जीवन के लिए आगे चाहे 10-100 साल भी हो जाए, ये खतरा ही खतरा है जी। और अभी आपने देखा होगा कि क्या दैवीय आपदाएं हमारे उत्तराखंड के अंदर आ रही। इसका कारण क्या है कि प्रकृति से छेड़छाड़। तो जो लोग प्रकृति के प्रिय होते हैं या उसके बारे में समाज को कुछ बताना चाहते हैं, तो भगवान उनके दिमाग में फिर उनको राइटर बना देता है और वो उन चीज़ों के खिलाफ लिखना शुरू कर देता है। कोई कविता के माध्यम से, कोई गज़ल के माध्यम से, कोई गढ़वाली गीतों के माध्यम से, और कोई पिक्चराइजेशन के माध्यम से समाज में उन चीज़ों को ला करके समाज की आंख और कान खोलने का प्रयास करते हैं कि समाज हमारी बात को सुने और समझे। तो आप, जैसे कि मैं समझ पा रही हूँ आपको कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, जैसा आप भी पहाड़ से हैं, मैं भी पहाड़ से हूँ, तो आप पहाड़ के बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, इसलिए आप इतना गहरा सोचते हैं, फिर गहरा लिखते भी हैं आप। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप 2-4 लाइनें हमारी ऑडियंस को या तो गा के या कोई भी पंक्ति अगर आप सुनाना चाहें। ये तो बेटा मैंने प्रकृति के बारे में बहुत कुछ लिखना चाहा, मालिक ने मुझे जो ताकत दी, तो जैसे मैंने पर्यावरण पर ही ज़्यादा अपना फोकस रखा जी। क्योंकि मैं शिष्य भी उन लोगों का हूँ जैसे स्वर्गीय श्री इंद्रमणि बडोनी जी और सर्वोदय के नेता श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, और आपके ये जो हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी थे। मैं कई लोगों का अनुसरण करता हूँ। तो मैंने लिखा था पेड़ों के लिए, और कम से कम इस गीत को लिखे हुए, इस रचना को लिखे हुए कम से कम 35-40 साल हो गए। उस टाइम मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, रोहन भारद्वाज जो आज सिंगर बना हुआ आपने कहा। तो मैंने लिखा था कि कोई कोई समझ दो यूं डालियों को मोल। बहुत कम लोग हैं जो इन पेड़ों की कदर करते हैं और इनको समझते हैं उस समय पर, लेकिन अब तो सारी जगह हो गया। कोई समझ दो यूं डालियों को मोल, और यूं डालियों को मोल होंद अनमोल।
ये अमूल्य वस्तु है। ये प्रकृति ने जो हमको वन संपदा दी है, ये अमूल्य चीज है, इसका कोई मूल्य नहीं है। तो कोई समझ दो यूं डालियों को मोल, यूं डालियों को मोल होंद अनमोल। अब इनके क्या है, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते जी। रात से ही रेंदी डाली, दिन बथों हर के जांद, मन का तारे यूं डालियों का, ये बथों छेड़ी जांद। मस्त बनी रेंदी डाली, अंग अंग न चांद, और निर्दया मन की यूं पर दाथुड़ी चला। और फिर भी चुप रेंदी ये डाली, कट भी रही हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहे, फिर भी चुप रेंदी ये डाली, कुछ नहीं बोल दी बोल, और यूं बोलू को मोल होंद अनमोल। यानी कि जो आदमी गूंगा होगा, अगर उसका मन कह रहा हो कि मैं कुछ गाऊं, तो कैसे गा पाएगा वो? तो उसके अंदर एक तड़फ है। तो ऐसे इन पेड़ों के अंदर भी एक तड़फ है कि हमारी संरक्षण या हमारा जो भरण पोषण है वो क्यों नहीं हो रहा, कौन नहीं कर रहा, किसकी जिम्मेदारी है, ये तमाम इस प्रकार से मैंने काफ़ी प्रकृति पर भी रचनाएं लिखी हैं। और प्रयास भी जब तक जीवन है करता रहूँगा। आप जैसे हमारे उत्तराखंड के जो आने वाले पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इन पर बहुत आगे बढ़ कर के कुछ कार्य करेंगे, हमारी आवाज़ को उन पहाड़ों तक पहुंचाएंगे। जो क्रियान्वयन होने लायक बातें उनको आप लोग क्रियान्वयन करेंगे। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम अपने मकसद में बेटा कामयाब हो और खूब तरक्की करो, खूब अपने गांव का, अपने मुल्क का, अपने देश का, अपने उत्तराखंड का नाम रोशन करो। यही मेरी कामना है और यही आप लोगों के लिए आशीर्वाद है। जी सर, आपने बहुत अच्छी बातें बोली हैं और काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिला आपसे। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर आप उत्तराखंड के यूथ को कोई मैसेज देना चाहें तो आप क्या मैसेज देना पसंद करेंगे, ताकि जो हमारा उत्तराखंड है वो काफ़ी आगे तक जाए और लोग अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को समझें? बेटा, आपने बहुत बढ़िया ये प्रश्न किया। बहुत कम लोग हैं जो मुझसे इस प्रकार से प्रश्न करते हैं या मुझे बुलाते हैं या मेरे पास आते हैं। बहुत कम लोग हैं। तुमको मैं बधाई देता हूँ इस वजह से कि आप लोगों ने मेरा यहाँ पर आकर के थोड़ा मेरी बातचीत को सुना। जी। तो मैंने एक रचना लिखी थी कि तेरी निरपंखी माया की कनी उड़ान भोरिन मैंने, जी। और मेरा जरा हंसियाँ खिलियाँ को कनु इनाम दिया लेते। सारी समाज ने उसको अप्रिशिएट किया, बहुत सराहा, बहुत अच्छा भी हुआ। इसका अर्थ ये है कि युवाओं को मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, कि एक तो आप नशे की गिरफ्त से छूट जाएं। सबसे बड़ी बात ये है। तो नशा कितने प्रकार का है? एक तो वो नशा है कि जो सड़कों में पड़े रहते हैं, जिनको ये नहीं है कि मैं अपने बाप की ज़मीन को बचा के रखूं और बेच करके अपने नशे में है। एक नशा वो है जो सिर्फ आपको जो है दौलत का नशा है कि मैं कमाऊं, चाहे कुछ भी हो पर मैं कमाऊं। उसमें आपका ये समाज का अहित हो तो होने दो। कहीं ड्रग्स माफिया, कहीं भू माफिया, कहीं जो है खनन माफिया। तो मतलब कहने का ये है कि सिर्फ कमाई 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 कमाई। लेकिन इस चीज़ को युवा जब तक अपने पैरों पर खड़े हो करके, मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी युवा तुम्हारे गांव के अंदर वो एक संगठन बनाए अपना। थोड़ा समझदार होना चाहिए। 8 पास हो, 10 पास हो, 11 पास हो, 12 पास हो, BA पास हो, अगर जब तक नौकरी नहीं मिलती है, अपने गांव में एक संगठन बनाओ और चर्चा करो आपस में कि कैसा हमारा ये पानी की गोल अब सरकार ने बना रही, तुम्हारी पानी की गोल, तो तुम्हारी सिंचाई खत्म हो रही है। हाँ जी। और तुम्हारी शिक्षा दीक्षा ऐसे कॉलेजों में हो रही कि तुम्हारे खेत खलिहान सारे बांझा पड़े हुए हैं, सारे खराब पड़े हुए। तो तुम सारे लोग पढ़े लिखे मिल करके एक खेत को चुनो और सब उसमें एक दिन काम करके दिखाओ। कितना आपको मजा आता है, कितना आपको अच्छा लगता है। कोई सब्जी उगाओ, उसमें एक ही खेत में उगाओ पहले, और कहीं के पानी की व्यवस्था, कहीं की कुछ की व्यवस्था। तो युवाओं से मेरी ये निवेदन है, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो जी। अपनी राज्य को दृढ़ बनाना सीखो, अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ कर के उनका आगे जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए। कितनी लड़कियां हमारे जो बहुत बढ़िया पढ़े लिखे हैं, कितने लड़के जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो हरासमेंट कहाँ पे हो रहा? जब उनके माँ बाप उनको सपोर्ट नहीं करते। जी बिल्कुल। वहाँ पे उनका हरासमेंट हो रहा। मेरा भी ऐसे ही हुआ था बचपन में। मेरे परिवार में भी ये था कि माँ जी थी, पापा जी थे, भैया थे, वो नौकरी वाले थे, वो अपने चले गए। मैं माँ जी लोगों के साथ रहता था।
मेरी शादी कर दी उन्होंने 85 में, और मैं वहाँ गिरफ्त में आ गया, जी। परिवार की गिरफ्त में आ गया। लेकिन मैंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा, मैं उस लक्ष्य पर बिल्कुल ऐसा रहा, लिखता रहा। ये निरपंखी माया वाला गाना मैंने सन 84 में लिखा हुआ, जब इंदिरा गांधी कांड हुआ था। जी। तो मेरा कहने का विचार बेटा ये है कि दृढ़ संकल्प अगर तुम्हारा है तो ये राज्य तुम्हारा सोना है, जी। ये तुम्हारा फ्यूचर है, ये तुम्हारा भविष्य है। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच सर। सर ने इतना अच्छा हमें मैसेज दिया है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है तो तुम कुछ भी कर सकते हो और कहीं भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको बाहर ही जाना पड़े या फिर अपने उत्तराखंड से पलायन करना पड़े। तो इस ब्लॉग को दोस्तों यहीं एंड करते हुए सर 2-4 आपके जो लिखे हुए गीत हैं उनकी 2-4 लाइनें हो जाएं, उसके साथ हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं। हाँ थैंक यू बेटा। तो मैंने लिखा था पलायन पर, हे पहाड़ी क्या कूगे परदेस, हे पहाड़ी क्या कूगे परदेस, चंद रुपयों का बाना है पहाड़ी, चंद टकों का बाना है पहाड़ी, छोड़ा ली मुल्क देश पहाड़ी क्या कूगे परदेस। तो इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी मन की बात तुमसे शेयर करूं और समाज से शेयर करूं। थैंक यू सो मच सर। आपसे हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आपसे बहुत अच्छी बातचीत हुई। सो गाइस यहीं पे इस ब्लॉग को एंड करते हुए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।